हेलो एंड वेलकम। देखिए, हाल ही में अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया जो है वो पास आउट हुआ है और वो मनाया गया है। तो उस आज हम देखने जा रहे हैं कि ये कब से ये स्टार्ट हुआ मनाना, किस लिए ये मनाया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे, प्लस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है वो हम देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है यूपीएससी जीएस पेपर 2 के लिए है और जनरली पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए है। देखिए, 26 नवंबर को 2020 को 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो है सेलिब्रेट किया गया कंट्री में। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस और इसके साथ साथ नेशनल लॉ डे, राष्ट्रीय कानून दिवस भी इसी दिन को कहा जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था इंडिया में 1949 को। एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी इंडिया की, उसने फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया था, जो कि 24 जनवरी 1950 को साइन किया गया और 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आ गया। और अडॉप्ट किस दिन किया गया? 26 नवंबर 1949 को। जो एनडीए गवर्नमेंट का पहला टर्म था ये 2015 वाला, इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने डिक्लेयर किया कि हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि 26 नवंबर को अब कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाया करेगा। ये तो ये अब देखिए 2020 को ये छठा हो गया है, और अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो 71st हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में 2 साल 11 महीने लगभग 18 दिन लगे। और ये ना ही कोई प्रिंटेड कॉन्स्टिट्यूशन था, ना ही टाइप था, ये हैंड रिटन था। और अभी इसको पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में एक केस के अंदर जिसमें हीलियम गैस फिल्ड है वो डाल करके रखा गया है। और इसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और इसके लिए देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद इसको डेकोरेट करने के लिए आर्टिस्ट जो है शांति निकेतन से बुलाए गए थे, उन्होंने उसको डेकोरेट किया था, जिसमें कि बिहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस जो है वो इंक्लूडेड थे। और इन्होंने जो कलाकृति बनाई थी उसमें भारतीय संस्कृति दिख रही थी, देवी देवताएं और हमारा कल्चर हेरिटेज जो है उस पर दिखाया गया था। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीज़ें जो हैं बाहर से भी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जैसे ब्रिटेन के, आयरलैंड के, जापान के, यूएसए के, साउथ अफ्रीका के, जर्मनी के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के। जैसे किसी से हमने लिया कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे कराना है, राज्यसभा के इलेक्शन कैसे कराना, तो जर्मनी से हमने लिया कि इमरजेंसी कैसे काम करेगी, यही सब। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर था वो ब्रिटिश इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो लाया गया था, उसी के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे कि यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो चाहे तो आप देख सकते हैं। अब अगर इसका बैकग्राउंड अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे, तो एम एन रॉय ने 1934 में ये प्रपोज़ किया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनानी हो चाहिए। तो जो 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान जो था, उसमें इलेक्शन कराए गए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने के लिए। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर। जैसे कि सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो बी आर अम्बेडकर थे। क्रेडिट भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उन्हीं को मिलता है। लेकिन उनके साथ कुछ लोग और भी थे। वो कौन थे? अलादी कृष्णस्वामी अय्यर एंड गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मिटर और डी पी खेतान। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब अमेंडमेंट किए गए हैं लगभग, अगर आप देखेंगे तो अभी तक 100 से क्रॉस कर गए हैं, 100 प्लस हो गए हैं अमेंडमेंट जो है, अराउंड 100 to 103। लेकिन एक संशोधन ऐसा भी था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये बात हो रही है इमरजेंसी के टाइम की। तो 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में कुछ चेंज लाए गए, अमेंडमेंट किए गए। तो क्या था कि जो प्रियम्बल में देखिए चेंज किए गए कि जो वर्ड था सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसको चेंज किया गया सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से। यूनिटी ऑफ नेशन को चेंज किया गया यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। फिर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाए गए। इसके अंदर मेजर चेंज अगर आप देखेंगे
तो जो सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उनको जो है प्राथमिकता दी गई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जो कि फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 14, 19 और 31 में दिए गए हैं, तो उनसे ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी गई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाया गया, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने एक आर्टिकल 51A जो है इंसर्ट किया और उसके अंदर एक पार्ट बनाया गया 4A कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है प्रिस्क्राइब की गई सिटीजन्स की, कि नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटी आखिर क्या है। तो जब सरकार चली गई, ये इमरजेंसी के बाद जब सरकार चली गई, इलेक्शन हुए, दूसरी गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए। वो था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसके अंदर एक आर्टिकल डाला गया 74(1) एक प्रोविज़न डाला गया और एक आर्टिकल इसमें जोड़ा गया। इसके अंदर ये था कि प्रेसिडेंट को एडवाइस की ज़रूरत होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की फर्दर एक्ट के लिए, कुछ जो रीज़न मेंशन किए गए थे। प्लस इमरजेंसी जो है राष्ट्रपति इस तरह नहीं लगा सकते हैं जब तक कि कैबिनेट से उनके पास एडवाइस ना आए पूरी कैबिनेट की, तब तक प्रेसिडेंट इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। प्लस 44th अमेंडमेंट में और एक्स्ट्रा क्या किया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट में से निकाल लिया गया और उसे एक लीगल राइट घोषित किया गया। यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट में से निकाल करके एक लीगल राइट घोषित कर दिया गया। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और करंट अफेयर्स के लिए हमारी वेबसाइट www.planetgk.in को विजिट